आप सभी को नमस्कार। पहला आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल जीके सरकारी पर। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज के तहत आज हमारा ये 5वां वीडियो है, जिसमें हम मराठा राज्य के उदय के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने उत्तरकालीन मुगल सम्राट, दक्कन के निजाम, ठीक है, अवध, बंगाल, मैसूर हम लोग पढ़ चुके हैं। और मराठों के अंदर हम लोग शिवाजी के बारे में, शिवाजी के उत्तराधिकारी बारे में पढ़ चुके हैं। आज मराठा राज्य का भाग 2 है इसके अंदर, जिसमें हम लोगों ने पेशवाओं के इतिहास के बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। पेशवाओं का इतिहास, ठीक है। तो प्रमुख पेशवा हुए हैं बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, पेशवा माधवराव नारायण प्रथम, पेशवा नारायणराव प्रथम, पेशवा रघुनाथ राव, सवाई माधवराव और बाजीराव द्वितीय, ठीक है। प्रमुख पेशवा हैं आपके बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, पेशवा माधवराव नारायण प्रथम, पेशवा नारायणराव प्रथम, पेशवा रघुनाथ राव, सवाई माधवराव और बाजीराव द्वितीय, ठीक है। प्रमुख पेशवा हुए हैं। और मराठा परिसंघीय व्यवस्था भी एक मराठों में प्रचलित थी, ठीक है। इन लोगों ने आपस में क्या किया, संघ बना लिया एक, उसको कहा गया मराठा परिसंघीय व्यवस्था। इसका जन्म बाजीराव प्रथम के समय होता है, ठीक है। और इस परिसंघ में 5 प्रमुख संघ थे, जिनमें सिंधिया घराना, होलकर घराना, गायकवाड़ घराना, भोसले घराना और मराठा घराना। ये 5 घराने थे इस मराठा परिसंघीय व्यवस्था के अंतर्गत, जिसमें सिंधिया घराना ये ग्वालियर में था, होलकर घराना इंदौर में, गायकवाड़ घराना आपका बड़ौदा में, भोसले घराना नागपुर में और मराठा घराना पुणे में। ये 5 घराने थे इसके अंतर्गत, मराठा परिसंघीय व्यवस्था के अंतर्गत। तो पेशवा में सबसे पहले बात करें तो पहले पेशवा हुए हैं बालाजी विश्वनाथ पेशवा हुए हैं, ठीक है। और ये साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे और इनको 1708 में साहू ने सेनाकर्ते का पद दिया, ठीक है। और ये क्या बन गए, सेनाकर्ते बन गए। और 1713 में इनको साहू ने पेशवा का पद दिया, इनको पेशवा बना दिया गया। इनको मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, ठीक है। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को। सन 1719 में मुगल बादशाह की ओर से सैयद बंधुओं द्वारा मराठों से संधि कर ली जाती है एक, ठीक है। और इस संधि के तहत मराठों को दक्षिण भारत के 6 सूबों से चौथ वसूल करने और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया गया। और बदले में मराठों ने मुगलों को 15,000 घुड़सवार सैनिक और प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए देना स्वीकार कर लिया, ठीक है। इस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने क्या कहा, मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। किसने कहा है, रिचर्ड टेम्पल ने इस अधिकार पत्र को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा, ठीक है। और 1720 में बालाजी विश्वनाथ की होती मृत्यु, ठीक है। तो 1708 में साहू के द्वारा इनको सेनाकर्ते का पद दिया गया, 1713 में इनको पेशवा बना दिया गया। और 1719 में मुगल बादशाह की ओर से सैयद बंधु द्वारा मराठों से संधि कर ली जाती है, ठीक है। और इस संधि के तहत मराठों को दक्षिण भारत के या दक्षिण के 6 सूबों से चौथ वसूल करने और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया गया। बदले में मराठों ने मुगलों को 15,000 घुड़सवार सैनिक और प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए देना स्वीकार कर लिया। और रिचर्ड टेम्पल ने इस अधिकार पत्र को क्या कहा, मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। और 1720 में बालाजी विश्वनाथ की होती मृत्यु। इनके बाद जो आपके पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद ये पेशवा बनते हैं। और बालाजी विश्वनाथ के बाद ही पेशवा पद क्या हो गया, वंशानुगत हो गया, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के बाद ही क्या हो गया, पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, ठीक है। और मराठा राज्य को विस्तारित किया गया इनके द्वारा, ठीक है। बाजीराव प्रथम के द्वारा मराठा राज्य को विस्तारित किया गया, इसकी सीमाओं को फैलाया गया। और पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें और शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी, ठीक है। और हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फैलाने लगेगी, ठीक है। इनका स्टेटमेंट है किसका, बाजीराव प्रथम। कहते किससे, ये साहू से लाइन कहते हैं। और उत्तर में साहू कहते हैं
कि निश्चित रूप से आप इसे हिमालय के पास गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है, पालखेड़ा का युद्ध। ठीक है, तो 7 मार्च 1728 को एक युद्ध होता है, पालखेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें कौन, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क होता है। ठीक है, तो इसमें निजाम की हार हो जाती है। निजाम के साथ बाजीराव प्रथम ने क्या कर ली, मुंशी शिवगांव की संधि कर ली। कौन सी, मुंशी शिवगांव की संधि कर लेते हैं मराठे। और 1732 में निजाम ने मराठों पर फिर से आक्रमण कर दिया, लेकिन निजाम की फिर से हार हो जाती है मराठों के सामने। ठीक है, इसके द्वारा बाजीराव प्रथम ने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त करी। बुंदेलखंड पर छत्रसाल का अधिकार था। ठीक है, और इसके राज्य पर मोहम्मद खां बंगस पठान, सॉरी पठान लिखा गया है, ये पठान है, पठान ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया था, जिसके खिलाफ इसने मराठों से क्या मांगी, सहायता मांगी। अगर आपने बाजीराव मस्तानी देखी होगी तो बाजीराव प्रथम से एक महिला क्या होती है, सहायता मांगने आती है। तो उस समय बुंदेलखंड में छत्रसाल के वहां मोहम्मद खां बंगस पठान ने क्या होता है, आक्रमण किया होता है। ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। इसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोल दिया। ठीक है, और उस समय जो मुगल बादशाह था उसने दिल्ली छोड़ने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया था। और जो बाजीराव प्रथम है ये शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। यानी कि गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, छिपकर वार करने की कला। ठीक है, कम से कम आपका नुकसान होता है इसमें। तो गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था शिवाजी के बाद। और मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण यह चर्चा में रहा। और इसने हिंदू पादशाही का आदर्श रखा, हिंदू पादशाही का आदर्श रखा। 1740 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं फिर से। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा बनेगा, और बालाजी विश्वनाथ के बाद ही क्या हो जाता है, पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है, और उसका पुत्र बाजीराव प्रथम क्या होता है, शासक बनता है, पेशवा बनता है। ठीक है, और पेशवा बाजीराव प्रथम क्या कहते हैं, मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी, और हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से कहां तक फैल जाएगी, अटक तक फैल जाएगी। ठीक है, उत्तर में शाहू कहते हैं निश्चित रूप से आप इसे हिमालय के पास गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। 7 मार्च सन 1728 को हैदराबाद के निजाम यानी कि निजामुल मुल्क के बीच और बाजीराव प्रथम के बीच पालखेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें निजाम की हार होती है। निजाम फिर से 1732 से मराठों पर आक्रमण करता है, लेकिन फिर से निजाम की हार हो जाती है। और इसी के साथ ही बाजीराव प्रथम ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त कर ली, और बुंदेलखंड पर छत्रसाल का अधिकार था, जिसके राज्य पर मोहम्मद खां बंगस पठान ने क्या हुआ था, आक्रमण कर दिया था। और जिसके खिलाफ यानी कि मोहम्मद खां बंगस पठान के खिलाफ छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से क्या मांगी थी, सहायता मांगी थी। और दिल्ली पर इसने 29 मार्च 1737 में आक्रमण किया, और उस समय जो दिल्ली का मुगल बादशाह था उसने दिल्ली को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। ठीक हो गया, और बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था, और मस्तानी नामक महिला से इसका संबंध था, तो इसका चर्चाओं में रहा। और हिंदू पादशाही का इसने आदर्श रखा, और 1740 में इसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। ठीक हो गया, पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम। अब बनेंगे जो पेशवा बनेंगे बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब, ये पेशवा बनते हैं। 1750 में क्या करते हैं, राजा राम द्वितीय से संगोला की संधि कर लेते हैं, और इस प्रकार सारे अधिकार इनके क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं इनके। ठीक है, और बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1750 में संगोला की संधि करते हैं पेशवा उससे के साथ, छत्रपति के साथ। और इसी का समय मराठा राज्य का यानी कि बालाजी बाजीराव के समय ही मराठा राज्य का सर्वाधिक प्रसार होता है। और बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है, जिसमें मराठों की हार हो जाती है, और इस हार को सह नहीं पाते हैं, और क्या हो जाती है इनकी 1761 में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनके समय में क्या होता है, बालाजी बाजीराव के समय क्या होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। किसके साथ होता है, अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठों का युद्ध होता है,
जिसमें मराठों की भयंकर हार हो जाती है और इस हार को ये सह नहीं पाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है 1761 में। पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, रोहिलखंड का सरदार नजमुद्दौला, हाफिज रहमत खान, सादुल्ला खां, डुंडी खां दे रहे थे। ठीक है, यानी कि पानीपत के आपके पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, रोहिलखंड का सरदार नजमुद्दौला था, हाफिज रहमत खान था, सादुल्ला खां था, डुंडी खां था। ये अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहे थे, जबकि मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ कर रहे थे। आप लोगों ने अगर पानीपत वाली मूवी देखी तो दो ही होते हैं, इनकी मृत्यु जाती है उसमें। पानीपत के तृतीय युद्ध था मराठों के लिए एक प्रलयंकारी साबित हुआ और मराठे क्या हो गए, नेस्ते नाबूद हो गए। इस युद्ध ने यह डिसाइड किया कि भारत पर कौन राज करेगा, कौन राज नहीं करेगा। ठीक हो गया। अहमद शाह अब्दाली तो वापस चले गया, लेकिन इस युद्ध ने ये आपका क्या करते, ये साबित कर दिया कि कौन भारत पर राज नहीं करेगा। इस युद्ध का अंग्रेजों को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि मराठे कमजोर साबित होकर नेस्ते नाबूद कर दिया इनको हो गए इस युद्ध में। ठीक है, अब बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव नारायण प्रथम पेशवा बनते हैं। ठीक है, इन्होंने जो मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, और इन्होंने क्या काम किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, किसको, शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया दोबारा से। और इस प्रकार शाह आलम द्वितीय लगभग 1803 तक क्या रहा, मराठों का पेंशन भोगी बनकर रहा है। ठीक है, मुगल बादशाह, और इसने हैदराबाद यानी कि जो आपका ये माधवराव नारायण आपका प्रथम है, इसने क्या काम किया कि हैदराबाद के निजाम व मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए मजबूर किया। तो निजाम से भी चौथ वसूल किया इसने और हैदर अली से भी चौथ इसने वसूल किया। ठीक है, माधवराव नारायण प्रथम का फिर से देख लेते हैं। मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को इसने पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी उठा दिया और जो मुगल बादशाह था मराठों का पेंशन भोगी बनकर रह गया अभी। ठीक है, और मराठों का इसने संरक्षण स्वीकार कर लिया। हैदराबाद के निजाम व मैसूर के हैदर अली ने क्या किया, इनको चौथ देना स्वीकार किया। ठीक है, माधवराव नारायण प्रथम को। अब बात करेंगे नारायण राव पेशवा। नारायण राव पेशवा, ठीक है, तो इनकी हत्या इनके चाचा रघुनाथ राव द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद रघुनाथ राव पेशवा तो बना, लेकिन नाना फडणवीस के नेतृत्व में पेशवा पद के उसके अधिकार को चुनौती दे दी गई। ठीक है, और काम इसका क्या होता है, नारायण राव के मरणोपरांत उसकी पत्नी गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र माधव राव नारायण द्वितीय को पेशवा के पद पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, माधव राव नारायण प्रथम के बाद शासक बनेगा नारायण राव पेशवा, उसकी हत्या कर देगा रघुनाथ राव। रघुनाथ राव क्या बनता है, इसका शासक पेशवा बनता है, लेकिन नाना फडणवीस के नेतृत्व में उसके पेशवा पद के उसके अधिकारों को चुनौती दी जाती है और नारायण राव के पुत्र माधव राव नारायण द्वितीय को पेशवा बनाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद सवाई माधव राव पेशवा बनते हैं। तो पेशवा नारायण राव की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की जो देखरेख थी वो 12 भाई सभा नाम की एक 12 सदस्यों की क्या थी, परिषद थी। वो क्या करती थी, मराठा राज्य की देखरेख करती थी। इसमें 2 व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक है महादजी सिंधिया और एक हो गया आपके नाना फडणवीस। ये 2 व्यक्ति इस 12 भाई सभा में क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। अब बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चलता है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो रघुनाथ राव, अब नारायण राव की हत्या करने के बाद रघुनाथ राव क्या करता है, अंग्रेजों के साथ एक संधि करता है 1775 में। कब, 1775 में रघुनाथ राव द्वारा एक संधि कर ली जाती है किसके साथ, अंग्रेजों के साथ में। अब ताकि वह क्या हो जाए, अंग्रेजों की सहायता से क्या बन जाए, पेशवा बन जाए, क्योंकि वह पेशवा पद प्राप्त करने में असफल हो गया था। तो जो ये संधि थी, सूरत की संधि, ये
बंबई काउंसिल और रघुनाथ राव के बीच हुई थी। ठीक है, तो रघुनाथ राव ने क्या काम किया, सबसे बड़ी गलती इसने क्या कर दी, बाहर वाले को बुला लिया, बोले भाई कि हमको क्या बनाओ, पेशवा बना दो, अगर आप सहायता देंगे तो हमारी। ठीक है, तो संधि के अनुसार क्या तय होता है कि रघुनाथ राव क्या कहता है, सालसेट एवं बेसन का क्षेत्र, यानी सालसेट एवं बेसिन का क्षेत्र को दे देता है, यानी मुंबई वाला जो क्षेत्र है और बेसिन का जो क्षेत्र है उसको अंग्रेजों को सौंप देता है। बदले में अंग्रेज क्या करते हैं, रघुनाथ राव को 2500 सैनिकों की एक टुकड़ी देते हैं कि जाओ भैया आप हमला करो और क्या होता, पेशवा बन जाओ। ठीक है, और 1776 में ही इस युद्ध के मध्य में पुरंदर की एक दूसरी संधि होती है। यह संधि होती है रघुनाथ राव और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच। ये आपका कलकत्ता काउंसिल का क्या था, गवर्नर था उस समय। ठीक है, तो 1776 में के बीच में मध्य में क्या होती है, पुरंदर की संधि होती है। किसके बीच होती है, रघुनाथ राव और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच होती है। ठीक है, 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर पत्तन यानी बंदरगाह की मंजूरी दे दी और कलकत्ता परिषद के साथ उसकी संधि का उल्लंघन हो गया। अब बाद में अंग्रेज क्या करते, पुणे में एक सेना भेजते हैं और मराठों और अंग्रेजी सेना के बीच क्या होता है, पुणे में आमना सामना होता है। और मराठाओं की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है, महादजी सिंधिया कर रहे होते हैं। और इस युद्ध में मराठों ने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, और अंग्रेजों ने 1779 में क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और बड़गांव की संधि कर ली। कौन संधि कर ली, बड़गांव की संधि कर ली 1779 में, और जिसमें बॉम्बे सरकार को अंग्रेजों द्वारा 1775 में हासिल किए गए सभी क्षेत्रों को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है, तो 1779 में एक बड़गांव की संधि होती है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में। और बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल में क्या होता है, आपका गवर्नर होता है। तो ये क्या करता है, इस संधि को रद्द कर देता है, बड़गांव की संधि को, और कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजता है। ठीक है, और 1779 में अहमदाबाद पर और दिसंबर 1780 में बेसिन पर कब्जा कर लेता है। कौन, कर्नल गोडार्ड। भेजता कौन है इसको, वॉरेन हेस्टिंग्स भेजता है। ठीक है, और फरवरी 1781 में जनरल केमे के नेतृत्व में सेना ने अंततः सिपरी में सिंधिया को हरा दिया। अब इसके बाद एक संधि होगी सालबाई की संधि 1782 में। इससे पहले 1779 में बड़गांव की संधि हो चुकी होती है। तो पराजय के बाद सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ एक नई संधि प्रस्तावित की जिसमें माधव राव को पेशवा के तौर पर मान्यता दे दी गई और रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी दे दी गई। इस संधि की 1782 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा और 1783 में नाना फडणवीस ने क्या कर दी, पुष्टि कर दी कि चलो साहब हो गई संधि, मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो सालबाई की संधि 1782 में, और सिंधिया एक नई संधि प्रस्तावित करता है इसके माध्यम से, और माधव राव को पेशवा के तौर पर मान्यता दी जाती है और रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी दी जाती है। इस संधि को 1782 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा और 1783 में नाना फडणवीस ने क्या कर दी, इसकी पुष्टि कर दी। ठीक हो गया। और इस संधि के तहत ही सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र लौटा दिए गए और दोनों पक्षों ने क्या कहा कि हम 20 वर्षों तक कोई युद्ध न लड़ेंगे। लेकिन होता उल्टा है, मराठे अपने आप को सुदृढ़ यानी कि मजबूत करने के बजाय आपस में ही लड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बनता है। यह 1796 से 1818 तक क्या बनता है, पेशवा बनता है। तो अंतिम पेशवा था, ये राघोवा का पुत्र था बाजीराव द्वितीय, और अंग्रेजों की सहायता से क्या बना, पेशवा बना। ठीक है, और इसी मराठा सरदार का था मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान रहा। किसका, बाजीराव द्वितीय का। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मराठों में किसके द्वारा सहायक संधि पहली बार स्वीकार की गई, तो बाजीराव द्वितीय के द्वारा। और इसने 1802 में अंग्रेजों के साथ एक संधि करी, बेसीन की संधि। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख के आए थे 1779 में बड़गांव की संधि और 1782 में आपकी सालबाई की संधि हो गई थी। ठीक है, और अब 1802 में बेसिन की संधि हो जाती है। ठीक है,
अब इसके बाद 1803 में 3 से 5 तक, ठीक है, 1803 से 1805 तक सेकेंड या दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक है, अब इस आंग्ल मराठा युद्ध भारत में फ्रांसीसियों को रोकने के लॉर्ड वेलेजली के प्रयासों से के कारण होता है। ठीक है, ये युद्ध क्यों होता है कि जो भारत में फ्रांसीसी हैं उनको जो अंग्रेज हैं वो क्या कहते हैं, रोकना चाहते हैं, क्योंकि जो फ्रांसीसी हैं ये ब्रिटिश के क्या हैं, प्रतिद्वंदी थे। अब वेलेजली का एक विश्वास था कि फ्रांसीसियों द्वारा अंग्रेजों को दी गई हानियों से तभी हम लोग उभर सकते हैं यदि हम संपूर्ण भारत को क्या कर दें, सैनिक सहायता पर हम क्या कर दें, निर्भर बना दें, क्योंकि ये क्या लेके आया था, सहायक संधि लेके आया था। तो इसने ऐसी सुविधा प्राप्त देने के लिए क्या काम किया, कुख्यात सहायक संधि स्वीकार करी, लेकिन मराठों ने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है, हालांकि बाद में जो मराठा रणनीतिकार थे नाना फडणवीस, इनकी मार्च 1800 में मृत्यु हो जाती है। अब जब इनकी मृत्यु होगी, इनके समय तक तो क्या था कि जब तक ये जीवित थे तो अंग्रेज डरते थे इनसे, तो इनकी मृत्यु से पहले तक क्या हुआ कि मराठों के द्वारा सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई। लेकिन वेलेजली जब इनकी मृत्यु हो गई तो वेलेजली के इस प्रस्ताव का विरोध भी कौन करता, ठीक है, क्योंकि तो मृत्यु हो चुकी है, तो ये प्रतिरोध भी समाप्त हो गया, कोई विरोध करने वाला ही नहीं रहा। अब बाद में मराठा राजनीतिकरण बाद में नाना के मुक्त हुए, यानी कि नाना के जो नाना फडणवीस थे उनके अंडर जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या काम किया, मराठा सरदारों को आपस में ही लड़वा दिया। ठीक है, लेकिन बाद में खुद उनका शिकार बन गया। अब ये है कि भैया आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदें तो आप खुद उसमें गड्ढे में गिरेंगे। ठीक है, तो जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु होती है मराठा साम्राज्य और कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब नाना के नियंत्रण से बाजीराव द्वितीय तो मुक्त हो गया, लेकिन उसने अपनी उस स्थिति को बनाए रखने का क्या काम किया, जो मराठा सरदार थे उनको आपस में ही लड़वा दिया, लेकिन बाद में खुद उनका शिकार हो जाता है। ठीक है, दौलत राव सिंधिया तथा जसवंत राव होलकर दोनों ही पूना में यानी कि अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इस संघर्ष में सिंधिया सफल हो जाता है। कौन सा सिंधिया? दौलतराव सिंधिया, और बाजीराव पर क्या कर लेता है, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। ठीक है, अब अप्रैल 1801 में क्या होता है कि पेशवा जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठूजी की हत्या कर दी जाती है। जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठूजी की हत्या कर दी जाती है, और होलकर क्या करता है, पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया यानी कि दौलतराव सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर देता है। और बाजीराव द्वितीय भागकर कहां शरण लेता है, बेसीन में। ठीक है, बाजीराव कहां भाग कर चला जाता है, बेसीन में शरण लेता है, और 1802 में अंग्रेजों से एक संधि प्रस्तावित कर लेता है। इसी को बेसीन की संधि कहा जाता है। ठीक है, अब इसके पश्चात जो तत्कालीन गवर्नर थे वेलेजली, इसने 1803 में होलकर के आधिपत्य से पूना यानी कि होलकर के नियंत्रण से पूना को मुक्त कराया, और पेशवा को पुनः उसका राज्य लो जी साहब सौंप दे, लो जी आपका राज्य ये रहा। 1804 में यशवंतराव होलकर ने क्या काम किया, भारतीय राजाओं की एक संयुक्त सेनाओं के साथ क्या किया, अंग्रेजों से युद्ध लड़ने का एक विफल प्रयास किया। ठीक है, चलो साहब फिर से हम कोशिश करते हैं। ठीक है, कि बोले अब इज्जत तुम्हारी रही नहीं अब कुछ, तो ये प्रयास भी यशवंतराव होलकर का क्या रहा, प्रयास असफल रहा। दूसरे युद्ध में मराठा शक्ति समाप्त नहीं हुई, लेकिन क्या होगी, निर्बल अवश्य हो गई। यानी कि अंग्रेजों की नीति यह रही कि फूट डालो और राज करो की नीति। मराठों को आपस में लड़वाया और उनको निर्बल बना दिया। शक्ति समाप्त तो नहीं हुई मराठों की दूसरे आपके आंग्ल मराठा युद्ध में, लेकिन निर्बल हो गए, कमजोर हो गए। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में 1803 में अंग्रेजों ने भोसले के साथ देवगांव की संधि, कौन सी संधि, देवगांव की संधि, सिंधिया के साथ 1803 में ही सुरजी अर्जन गांव की संधि करेगा, और 1805 में होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि करता है। ठीक है, होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि कर लेते हैं। ठीक है, अंग्रेज। अब बेसिन की शर्तें क्या थी,
अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेज पैदल सैनिकों को पूना में रखना स्वीकार किया गया पेशवा के द्वारा। गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य के प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आय की थी 26 लाख रुपया थी, पेशवा ने क्या किया, कंपनी को दे दिया। इसीलिए क्या था, कहते हैं कि मराठों के पतन में बाजीराव द्वितीय का सबसे बड़ा योगदान रहा। कंपनी को सूरत नगर भी दे दिया। निजाम से चौथ प्राप्त करने के अपने अधिकार को भी पेशवा ने छोड़ दिया। तो अब इनका बचा ही किया, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से दूसरे के अधीन हो गई। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। यह कब से कब तक हुआ, 1817 से 1819 तक चलेगा आपका ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब आंग्ल मराठा टकराव का जो तृतीय और अंतिम चरण था, इस समय कौन था, जब भारत में लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर बन के आता है। तो 1805 के बाद जो इनको शांति के काल मिले, तो इन्होंने उसमें भी अपने आप को सुदृढ़ नहीं किया, आपस में क्या कलह में खो दिए मराठों ने, कि सब लड़ते रहे आपस में। इसी बीच क्या करता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो मराठों की जो सबसे बड़ी शक्ति थी, यानी कि जो कह सकते हैं जो उनके पीछे सबसे शक्ति थी, वो थी पिंडारी। अब पिंडारी क्या करते थे, मराठों की ओर से युद्ध लड़ते थे। अब इनके खिलाफ ही मराठों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, यानी अभियान चला दिया इनको खत्म करने के लिए, ठीक है। तो अब इस कारण क्या होता है कि मराठे और अंग्रेज आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो हेस्टिंग ने पेशवा, सिंधिया, भोसले को नीचा दिखाने और बाध्य कर दिया। अब विवश होकर मराठों ने अंग्रेजों से मुक्ति का एक अंतिम प्रयास किया। बोले चलो आप फिर से देखते हैं कोशिश करके एक बार, ठीक है। तो तृतीय मराठा युद्ध में नागपुर की संधि 17 में, ग्वालियर की 17 में संधि होगी, पूना की 17 में, मंदसौर की 18 में संधि होती है, ठीक है। और पेशवा बाजीराव द्वितीय कोरेगांव एवं अस्ती के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 मेलकम के सम्मुख समर्पण कर देगा। बोले साहब अब हो गया है, अब नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को बिठूर में भेज दिया पेंशन पर जीने के लिए, जहां 1853 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति एवं पेशवा के जो वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया और मराठा राज्य शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया गया वापस, ठीक है। ये इस तरह से पूरी की कहानी थी। या फिर से देख लेते हैं, रिकॉल करते हैं इसको हम लोग। इसको शॉर्ट में पढ़ते हुए लेके देखते हैं इसको हम लोग। शिवाजी मराठा साम्राज्य संस्थापक है। जन्म 10 अप्रैल 27 को पूना में हुआ। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर और पुत्र है राजा नाम संभाजी। इनका जो राज्याभिषेक है 1674 में होगा, गंगा भट्ट द्वारा कराया जाएगा। राजनीतिक गुरु इनके रामदास, ठीक है, सॉरी राजनीतिक गुरु इनके कोड़देव और आध्यात्मिक गुरु रामदास हो गए, ठीक है। और इसके बाद अफजल खां से संघर्ष होगा इनका 1659 में। शाइस्ता खां से 1663 में संघर्ष होगा, ठीक है। और सूरत की प्रथम लूट करते हैं ये 1664 में, वहाँ पर अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष जॉर्ज ऑक्सफोर्ड होता है। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को होती है। पुरंदर की संधि शिवाजी के बीच और जयसिंह के बीच होती है और अपने 35 किलोमीटर 33 किलो ये मुगलों को दे देते हैं। और बाद में 1666 में यानी कि सन 1666 में कहाँ जाते हैं, ये आगरा दरबार जाते हैं। इनको 5000 रुपये का मनसब दिया जाता है, लेकिन इससे क्या हो जाता है, नाराज हो जाते हैं। इनको जयपुर भवन में औरंगजेब कैद कर लेता है। वहाँ से 1666 में क्या होते हैं, ये वहाँ से भाग निकलते हैं। और बाद में 1668 में औरंगजेब के साथ एक संधि प्रस्तुत करते हैं मुअज्जम के माध्यम से। बोले बहुत हो गया, अब संधि कर लेते हैं। और औरंगजेब इनको राजा की उपाधि, बीजापुर और गोलकुंडा से चौथ और स्वदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दे देता है, ठीक है। सूरत की दूसरी लूट 1670 में करते हैं। वाणी डिंडोरी का युद्ध होगा 1671 में। इस और 1673 में पन्हाला के दुर्ग को बीजापुर से छीन लेंगे। राज्याभिषेक इनका 6 जून 1674 को होता है रायगढ़ में, ठीक है। गंगा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक कराया जाता है। और यहाँ पर शिवाजी हैंदव धर्मधारक की पदवी के साथ छत्रपति के आसन पर बैठते हैं, ठीक है। और इनका अंतिम अभियान कर्नाटक अभियान है 1676 से 78 तक इनका ये अभियान चला। अंतिम अभियान कर्नाटक अभियान था। और 1680 में क्या होती है, इनकी मात्र
53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के बारे में था। प्रशासन, इनका जो साम्राज्य दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक स्वराज्य और एक मूलदेय कादिम, ठीक है। और इनके राज्य के अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के काफ़ी बड़े क्षेत्र थे। अष्टप्रधान परिषद थी इनके यहाँ, जिसमें पेशवा प्रमुख पद था और सरिय नौबत सेनापति था। अमात्य वित्त मंत्री, इसको पंत मजुमदार भी कहते हैं। वाक्यानवीस, आज से गृह मंत्री तक का गृह मंत्री टाइप का पद था। इसका दरबारी लेखक भी था ये। कानून व्यवस्था, सूचना, गुप्तचर, संधि वगैरह इसके विभाग का अध्यक्ष था ये। कौन? वाक्यानवीस। इसके बाद चिटनिस था और इसको सचिव सुरनवीस भी कहते हैं चिटनिस को। सुमंत, ये आपका विदेश मंत्री था, इसको दबीर भी कहते हैं। पंडित राव, ये सद्र था। न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान था। और प्रत्येक मंत्री के अधीन 8 अधिकारियों का कार्यालय था, जिसमें दीवान, इसे सचिव बोलते हैं। मजमुआदार, ये लेखा परीक्षक अकाउंटेंट था। फड़नेस, ये आपका असिस्टेंट लेखक अकाउंटेंट उपलेखा परीक्षक। सेवनिस या दफ्तरदार, कार्यालय प्रभारी। कारखानेस, आपका ये फूड इंस्पेक्टर था, रसद अधिकारी था। चिटनिस, पत्राचार लिपिक असिस्टेंट, ये आपका क्लर्क हो गया। जमादार, खजांची और पोर्टनेस, रोकड़िया, ठीक है। दरबारी भाषा इनकी मराठी थी। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो 5 भागों में इनका जो अपने इनको राज्य को बटा हुआ था इन्होंने। राज्य को प्रांतों बांटा था। इसको सरसूबा कहते थे और सरसूबा के अधिकारी को सरे कारकुन या मुख्य देशाधिकारी या फिर सर सूबेदार कहते थे। प्रांतों को महालों में महाल का अधिकारी सर हवलदार, और महालों को तरफों में तरफों का अधिकारी आपका हवलदार, और इस हवलदार के अधीन कारकुन नामक एक अधिकारी भी था। गांव सबसे छोटी इकाई थे और गांव का मुखिया पटेल या पाटिल इसके मुखिया होते थे। सैन्य प्रशासन तो पागा या बरगीर, ये नियमित सेना थी। इनको जो है घोड़े और अस्त्र शस्त्र राज्य को से मिलते थे। सिलहदार, अस्थाई, ये घोड़े और अस्त्र शस्त्र खुद लेकर आते थे, इनको पैसा मिलता था बदले में। इसके पैदल सेना थी, तोपखाना थी, नौसेना थी। और इनकी भू व्यवस्था की बात करें तो 1679 में शिवाजी अन्नाजी दत्तोजी के माध्यम से एक भू सर्वेक्षण करवाते हैं। और इनकी जो कर व्यवस्था है मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के आधार पर इन्होंने जरीब या काठी, इसके अलावा मानक छड़ी का प्रयोग किया। कुल जो भू राजस्व था वो कुल 33% था उपज का, और जो बाद में 40% हो गया। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक इन्होंने कर भी लगाए। चौथ 1/4, सरदेशमुखी 1/10। चौथ क्या था? किसी क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को चौथ कहते थे। और सरदेशमुखी क्या था कि हक का दावा करके इसमें क्या करते थे, शिवाजी दूसरे राज्यों से वसूलते थे, ठीक है। न्याय प्रशासन, इनके न्यायालय को हुजूर हाजिर मजलिस कहते थे, जिसे सभा भी कहा जाता है, ठीक है। इनके उत्तराधिकारियों की बात करें, इसमें संभाजी होते हैं, ठीक है। और ये उत्तराधिकार के युद्ध में अपने बड़े भाई राजाराम से युद्ध जीतते हैं। और इनकी पत्नी का नाम येसुबाई पुत्र साहू हैं। 1681 में अकबर द्वितीय को इन्होंने संरक्षण दिया, जिस कारण इनसे औरंगजेब होता है नाराज। 1689 में संगमेश्वर में छिपे हुए थे, इनके सलाहकार थे कवि कलश, और इन दोनों को खर्रब खान द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। बाद में 1689 में राजा राम शासक बनते हैं संभाजी के बाद, ठीक है। इनका अभिषेक होता है, लेकिन रायगढ़ में मुगलों का अधिकार होता है। बाद में जाते हैं जिंजी, वहाँ भी कब्जा होता है मुगलों का। फिर जाते हैं विशालगढ़, वहाँ भी मुगलों ने कब्जा कर लिया। अंत में सतारा जाते हैं, इसको 1689 में मराठों की दूसरी राजधानी बनाते हैं, कौन? राजा राम, ठीक है। बाद में 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर शिवाजी द्वितीय और ताराबाई, ठीक है। राजा राम की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र है, राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करती है, और स्वयं क्या बन जाती है? मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन जाती है, ठीक है। बाद में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और साहू को मुगल कैद से छोड़ दिया जाता है। और 1707 में ही एक खेड़ा का युद्ध होता है ताराबाई और साहू के बीच में, जिसमें साहू विजयी होता है। इसी के साथ मराठा राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। एक राजसबाई के नेतृत्व में दक्षिणी महाराष्ट्र कोल्हापुर में चलेगा, और एक साहू के नेतृत्व में कोल्हापुर उत्तरी महाराष्ट्र में चलेगा, ठीक है। और अपने राज्य अभिषेक के समय साहू ने क्या काम किया? एक सेनाकर्ते का पद बनाया, और किसको? बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ते का पद दे देते हैं, ठीक है। और साहू के काल में ही पेशवाओं की शक्ति का उदय होना प्रारंभ होता है। ये साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और साहू के समय से पेशवा पद हो गया महत्वपूर्ण, और छत्रपति हो गया नाम मात्र का शासक। अब शाहू के बाद शासक बनता है राजाराम द्वितीय, इसका कोई पुत्र नहीं था, ठीक है।
सॉरी, शिवाजी द्वितीय का पुत्र नहीं था, तो ताराबाई के कहने पर उसके तथाकथित पुत्र राजा राम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया। 1750 में बालाजी बाजीराव ने इससे संगोला की संधि के लिए सारे अधिकार अपने पास रख लिए और सब स्वयं के बन गया, वास्तविक नेता बन जाता है मराठा संगठन का। ठीक है। पेशवाओं में तो इसमें पांच संघ थे जिनको मराठा परिसंघ की व्यवस्था कहा जाता है, जिनमें सिंधिया ग्वालियर में, होलकर इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में, भोसले नागपुर में, मराठा पुणे में। बात करेंगे बालाजी विश्वनाथ की। ठीक है। तो 1708 में इनको सेनाकर्ता का पद मिलता है, 1713 में इनको पेशवा बनाया जाएगा। 1719 में इन्हीं के समय मुगल बादशाह ने सैयद बंधु के सहयोग से मराठों के साथ एक संधि कर ली, और इस संधि के तहत मराठों को दक्षिण भारत के 6 सूबों से चौथ वसूल करने और स्वदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता है। बदले में मराठों द्वारा मुगलों को 15,000 घुड़सवार सैनिक और 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया गया। इस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने क्या कहा? मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है। इसके बाद बनते हैं शासक बाजीराव प्रथम। ठीक है। तो इन्होंने क्या काम किया? 7 मार्च 1728 को पालखेड़ा का युद्ध लड़ा निजाम के साथ। निजाम उल मुल्क की हार हो जाती है, 32 से फिर से आक्रमण करता है, लेकिन फिर हार जाता है निजाम। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड पर विजय करते हैं ये बाजीराव प्रथम, और बुंदेलखंड पर 36 साल का अधिकार था। इसके राज्य पर मोहम्मद खान बंगस पठान ने आक्रमण किया था, जिसके खिलाफ इन्होंने क्या किया? बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी। ठीक है। और इसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर आक्रमण किया, और उस समय मुगल बादशाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। ठीक है। और शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक रहे ये। मस्तानी नामक महिला से इनका संबंध था, इसका चर्चा में रहे। हिंदू पातशाही का आदर्श रखा। 1740 में ये भी निपट गई। फिर बालाजी बाजीराव 50 में संगोला के संधि के बाद सारे अधिकार जो हैं छत्रपति के इनके हाथों में आ जाते हैं, और नाना साहब इनका उपनाम है। मराठा राज्य का सर्वाधिक प्रसार होता है। इन्हीं के समय पानीपत का तीसरा युद्ध होगा, जिसमें मराठों की बहुत बुरी हार होती है। ठीक है। और इस पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, रुहेलखंड का सरदार नजमुद्दौला, हाफिज रहमत खान, सादुल्ला खां, डुंडी खां दे थे, जबकि मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ कर रहे थे। इन दोनों की इसमें मृत्यु जाती है। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध था मराठों के लिए प्रलयंकारी साबित हुआ, और ये मराठा निस्थिरावत हो गए। और पानीपत के तृतीय युद्ध ने तय कर दिया भारत पर कौन राज नहीं करेगा। ठीक है। कौन करेगा नहीं, कौन नहीं करेगा? माधवराव नारायण प्रथम। तो इसने कुछ काम किया, जो मराठों की जो खोई प्रतिष्ठा थी उसको पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर रह रहे शासक मुगल बादशाह सालम द्वितीय को दिल्ली पर की गद्दी बिठाया। और इसके बाद जो है सालम द्वितीय मराठों का पेंशन भोगी बनकर रहा, कब तक? 1803 तक। ठीक है। और इसने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए विवश किया। इसके बाद नारायण राव पेशवा बनेगा, इसकी हत्या रघुनाथ राव कर देगा, लेकिन बाद में इसके जो पेशवा के जो उसके अधिकार थे उसको चुनौती जाती है नन्ना फडणवीस के द्वारा। और बाद में नारायण राव की पत्नी गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र माधवराव नारायण द्वितीय को पेशवा बनाया जाता है। फिर सवाई माधवराव पेशवा, ये अल्पायुक्त थी, इसकी छोटी उम्र का था ये। तो इसके समय इसकी देखरेख 12 भाई नाम की एक सभा करती थी, जिसमें 2 व्यक्ति प्रमुख हैं, एक महादजी सिंधिया, एक नाना फडणवीस। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो इससे पहले रघुनाथ राव क्या करता है? 75 में एक संधि कर लेता है अंग्रेज से, इसे बोलते हैं सोत की संधि। ये बंबई काउंसिल के साथ और रघुनाथ राव के साथ होती है, और इस संधि के अनुसार ये सालसेट द्वीप एवं बेसिन का क्षेत्र अंग्रेज को दे देता है। बाद में 1776 में एक संधि और होती है, इसको हम पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। ये रघुनाथ राव और वॉरेन हेस्टिंग के बीच होती है, और इसमें और बाद में एक संधि होती है 1779 में बड़गांव की संधि होती है। किसके साथ होती है? ठीक है, ठीक हो गया। और बाद अंत में प्रथम आंग्ल मराठा के अंत में एक संधि होगी सालबाई की संधि 1782 में। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा इसको। फिर बाजीराव द्वितीय पेशवा बनेगा, सबसे ज़्यादा योगदान इसी का है मराठों के पतन में। सहायक संधि स्वीकार कर लेता है ये, 1802 में करेगा, बेसिन की संधि करेगा ये। ठीक है, और इसी दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में ही बहुत सी संधियां होती हैं, जिनमें क्या होता है 3 में
अंग्रेज क्या करते हैं, भोसले के साथ देवगांव की संधि, और 3 मई सिंधिया के साथ सुरजी अजनगांव की संधि कर लेंगे, और 5 में होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि की जाती है। ठीक है, बेसिन की शर्तों के तहत क्या होता है, गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य के जो जितने प्रदेश हैं और तुंगभद्रा नदी के समीपवर्ती जितने प्रदेश थे जिनकी आय 26 लाख रुपये थी, वो कंपनी को दे दिए। कंपनी को स्वत नगर दे दिया। निजाम से चौथ वसूल करने का अधिकार पेशवा ने छोड़ दिया अपना। ठीक है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो इस समय भारत में जो है गवर्नर बनकर कौन आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स बनकर आता है। और ये क्या करता है, जो ठीक है ये क्या काम होता है, पिंडारी को दमन कर देता है। इससे क्या होता है, मराठे और जो कंपनी आपने सामने आ जाती है, और जिसमें और फिर उसका क्या होता है, फिर अंतिम प्रयास करते हैं मराठा अंग्रेज से मुक्त होने का, लेकिन हो नहीं पाते। तो इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद क्या होता है, नागपुर की संधि 17 में, ग्वालियर की 17 में, पूना की संधि 17 में, मंदसौर की संधि 18 में की जाती है। और अंत में पेशवा बाजीराव द्वितीय फिर प्रयास करता है और युद्ध लड़ता है, लेकिन क्या होता है, कोरेगांव अस्थि के युद्ध में हार जाता है और 18 में मेलकम के सम्मुख समर्पण कर देता है। और इसको कहाँ, बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेज दिया जाता है पेंशन पर, और 53 में किसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। और मराठा शक्ति व पेशवा क्या हो जाता है, वंशानुगत पद को समाप्त कर देते हैं अंग्रेज, और मराठा राज्य वापस शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे देते हैं। ठीक है, ये आपके मराठे खत्म हो गए। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसमें यूरोपियन कंपनियों का आगमन। ठीक है, यूरोपियन का आगमन हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक हो गया, फिर आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद। जो नए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दीजिएगा।